गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th की जो हिस्ट्री है उसका दूसरा चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और हिस्ट्री का जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। मतलब प्राचीन काल के लोगों का लेखन कला किस तरीके से था और शहरी जीवन उनका कैसा था, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम सब देखते हैं। देखिए मेसोपोटामिया, देखिए शहरी जीवन की यदि शुरुआत की बात किया जाए तो मेसोपोटामिया से हुई थी माना जाता है। कहाँ से माना जाता है? शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया से हुआ माना जाता है। और जो दजला फरात नदियों के बीच में यह प्रदेश, दजला फरात नदियों के बीच में स्थित यह मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जिसे आजकल इराक गणराज्य कहा जाता है, इराक रिपब्लिक कहा जाता है वर्तमान समय में, आधुनिक समय में। जबकि पहले की यदि बात किया जाए, जो पहले का कंडीशन था, वो पहले का कंडीशन यह था कि मेसोपोटामिया की सभ्यता भारत की हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता से समतुल्य था। बहुत सारी चीज़ें समानताएं यहाँ वहाँ से देखने को मिली हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, अपने शहरी जीवन, विशाल और समृद्ध साहित्य और गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। जिस तरीके से भारत में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ, सिंधु सभ्यता का विकास हुआ, उसी तरीके से मध्य यूरोपीय देश में जो दजला फरात नदियों के बीच में मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ था। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेशों में एवं उत्तरी सीरिया तथा तुर्की में 2000 ईसा पूर्व के बाद फैला। कब फैला? तो यहाँ का जो लेखन प्रणाली था, जो साहित्य था, वह पूर्वी मध्य सागरीय प्रदेशों और उत्तरी सीरिया तथा तुर्की में 2000 ईसा पूर्व के बाद फैला था। मतलब 2000 ईसा पूर्व के पहले ही यहाँ पर ये सब सारी चीज़ें विकसित हो गई थीं, जिसके फलस्वरूप उस समस्त क्षेत्र के राज्यों के बीच आपस में, यहाँ तक कि मिस्र के फ़राओं के साथ भी मेसोपोटामिया की भाषा लिपि में लिखी पढ़ी होने लगी। मतलब लिखा पढ़ी होने लगी थी। यहाँ पर लोग जान गए थे कि साहित्य क्या है, लिखना कैसे है, किन चीज़ों की जानकारी महत्वपूर्ण है यहाँ पर। और यहाँ हम शहरी जीवन और लेखन की सतत परंपराओं के से क्या क्या प्रतिफल प्राप्त हुआ, लोगों के जीवन में कैसे परिवर्तन आए शहरी जीवन से और साहित्य से, लेखन शैली से, उसकी बारे में चर्चा आपको इस टॉपिक में किया गया है। अभिलिखित इतिहास के प्रारंभिक काल में इस प्रदेश को मुख्यतः शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्कद कहा जाता था। क्या बोलते थे? ध्यान दीजिएगा। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वहाँ पर आरंभिक काल में इस प्रदेश को मुख्यतः इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर कहा जाता था और अक्कद कहा जाता था। 2000 ईसा पूर्व के बाद जब बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया था, बेबीलोन एक इम्पोर्टेंट सिटी बन गया था वहाँ पर, तब दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लगा था। क्या कहा जाने लगा था? बेबीलोनिया। क्योंकि बेबीलोन सभ्यता का विकास बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सुनियोजित तरीके से हुआ था, इसलिए इसे बेबीलोनिया कहा गया। जो बेबीलोनिया क्षेत्र था, बेबीलोनिया क्षेत्र में आप लोग देखेंगे कि बेबीलोनिया क्षेत्र जो था, यहाँ पर किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती चली गईं और बेबीलोनिया एक बहुत ही डेवलप शहर बना था। लगभग 1100 ईसा पूर्व से जब आइसिरियाओं ने उत्तर में अपना राज्य स्थापित कर लिया, तब उस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। क्या बोलते थे? उत्तरी क्षेत्र को असीरिया कहा जाता था। उस प्रदेश की प्रथम ज्ञात भाषा यदि बात किया जाए तो सुमेरियन यानी सुमेरी थी। तो वहाँ के उस प्रदेश की प्रथम ज्ञात भाषा, जो भाषा ज्ञात हुई, उसका नाम क्या था? उसका नाम था बच्चों सुमेरी या सुमेरियन कहा जाता था। धीरे धीरे आसपास के लोग भी, जब अक्कदी भाषी लोग यहाँ आ गए, तब अक्कदी ने सुमेरी भाषा का स्थान ले लिया। मतलब सुमेरी भाषा के स्थान पर कौन सी भाषा प्रचलन में आ गई? तो अक्कदी भाषा प्रचलन में आ गई थी। अक्कदी भाषा जो था वह सिकंदर के समय तक कुछ क्षेत्रीय परिवर्तनों के साथ फलती फूलती रही और धीरे धीरे वहाँ पर देखेंगे आप लोग कि बाद में आरामाइक लिपि
आरामाइक भाषा का भी प्रवेश हुआ था। 1400 ईसा पूर्व से धीरे धीरे आरामाइक भाषा का भी शुरुआत हुआ और यह भाषा हिब्रू से मिलती जुलती थी। हिब्रू भाषा भी एक वहाँ पर बोली जाती थी। मतलब आप यूँ कहें कि वहाँ पर जो भाषाएं बोली जाती थी उसमें प्रमुख स्थान रखने लगा था आपका सुमेरियन या सुमेरी, दूसरी अक्कदी, और अक्कदी के बाद जो है वहाँ पर अरामाइक भाषा का, उसके बाद हिब्रू भाषा, ये सारी चीज़ें उस क्षेत्र में बोली जाती थीं और विकसित हुई थीं। मेसोपोटामिया शब्द जो है यह यूनानी भाषा के दो शब्दों से बना हुआ है। मेसोपोटामिया वर्ड जो है यह यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। मेसोस यानी मध्य और पोटैमोस यानी नदी से मिलकर बना है। इसलिए मेसोपोटामिया शब्द दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करता है। मतलब जो मेसोपोटामिया का अर्थ है वह उपजाऊ क्षेत्र ही है, और इसी उपजाऊ क्षेत्र के बीच में, मतलब दोआब क्षेत्र में, दजला फरात नदियों के बीच में मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई थी, डेवलप हुई थी। हम यहाँ पर बात करेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सीरिया जो क्षेत्र है, दजला फरात नदी आप यहाँ पर देखने पा रहे हैं कि देखिए दजला फरात नदी जो है सो यहाँ पे है, और इस क्षेत्र को आप ध्यान से देखें। और यहाँ देखिए बेबीलोनी क्षेत्र था। बेबीलोनी क्षेत्र देखिए यहाँ पे ए है बेबीलोनी क्षेत्र। तो ये सब जो क्षेत्र था आपका भूमध्य सागर के पूर्वी भाग में, ये सब चीज़ें बाद में विकसित होने लगी धीरे धीरे, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। अब आप देखेंगे कि मेसोपोटामिया और उसका भूगोल क्या है। मेसोपोटामिया और उसका भूगोल के बारे में यदि हम बात करें तो मेसोपोटामिया देखिए उसका भूगोल किस तरीके से था, कैसे लोग, ये देखिए आपका जो है सो मैप है। मैप में आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि ये फरात नदी है। कौन सी नदी है? ये देखिए आपका जो है फरात नदी यहाँ से इस तरीके से आ रही है। यह फरात नदी है और यह देखिए दजला नदी है। तो दजला और फरात नदी के बीच के क्षेत्र में, इसी बीच के क्षेत्र में जो है आपका मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ था। और जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी बहुत ही बड़े स्तर पर, उसके आसपास पड़ोस में देखिए असीरिया क्षेत्र भी है, यहाँ पर असीरिया है ना। उसके बाद फिर जो है सो बगदाद, बेबीलोन। तो बेबीलोन जो था शहर वो विकसित हुआ था, डेवलप हुआ था, और उसके डेवलप होने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तेल अब्रू मलोविक है ना, तो उरुक या उर इस क्षेत्र में जो है सो डेवलप हुए थे। मतलब कृषि के लिए उत्पादन भूमि था यह। ये जो आप भूमि देख रहे हैं यह भूमि आप जो है सो कृषि के लिए बहुत ही उपजाऊ भूमि था। जो क्षेत्र आप देख रहे हैं यह क्षेत्र जो थी बहुत ही कृषि के लिए उपजाऊ क्षेत्र था। और जो आपको इस तरीके से चीज़ें दिखाई गई हैं, इस तरीके से या माउंटेन को दिखा रहे हैं, पर्वतीय क्षेत्र को दिखा रहे हैं कि इस क्षेत्र में पर्वतीय प्रदेश भी थे। तो इस तरीके से वहाँ की जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वह बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप हुआ। वहाँ का ज्योग्राफी भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यह जो भौगोलिक स्ट्रक्चर जो था मेसोपोटामिया का वह एक विविधता का देश था। इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे ऊंचे नीच मैदान थे और वनों से भरे हुए पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ पर फैली हुई थीं, और यहाँ स्वच्छ झरने और जंगली फूल इत्यादि बड़े स्तर पर पाए जाते थे। अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा हो जाती थी, और 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच में खेती शुरू हुई थी यहाँ पर। और उत्तर के ऊंची भूमि है यहाँ पर जो स्टेपी घास के मैदान पाए जाते थे। स्टेपी तुल्य घास के मैदान पूरे यूरोप में पाए जाते हैं और इस क्षेत्र में भी पाए जाते थे। पशुपालन भी लोग यहाँ पर करते थे आजीविका के लिए, और अपनी भेड़ बकरियों को सर्दियों की वर्षा के बाद लोग अपनी भेड़ बकरियाँ यहाँ उगने वाले छोटी छोटी झाड़ियों और घास से अपना भरण पोषण किया करते थे। वहाँ के लोगों का, मेसोपोटामिया के लोगों का पशुचारण एक बहुत बड़ा व्यवसाय था, और लोग पशुपालन बड़े स्तर पर किया करते थे। वे दजला की सहायक नदियाँ ईरान के पहाड़ी प्रदेशों से जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन था। लोग नदियों से ही आवागमन का साधन प्रयोग करते थे। दक्षिणी भाग का एक रेगिस्तान है, और यही वह स्थान है जहाँ सबसे पहले नगरों का डेवलपमेंट हुआ था, नगरों का और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ था। इस रेगिस्तानों में शहरी क्षेत्र के लिए भरण पोषण का साधन बन सकने की क्षमता थी, और बड़े स्तर पर, क्योंकि उत्पादन भी बड़े स्तर पर यहाँ पर होता था, लोगों का रहन सहन की स्थिति बहुत अच्छे तरीके से थी। और जब इन नदियों में बाढ़ आती थी तब लोग पानी की सिंचाई के लिए खेतों में लाते थे, और उपजाऊ मिट्टी वहाँ पर जमा हो जाया करती थी, जिसके चलते यह क्षेत्र और ज़्यादा
उत्पादन योग्य बन गया था। अब इसके पश्चिम में आप देख रहे हैं कि यह जो सभ्यता विकसित हुई थी, सभ्यता के पश्चिम में क्या है, इस सभ्यता के पश्चिम में जो ये सब आप देख रहे हैं, ये सब क्या है, मरुस्थल क्षेत्र है। क्या है, मरुस्थलीय क्षेत्र ये सब है यहाँ पर। तो जबकि सभ्यता विकसित हुई थी इन क्षेत्रों में, जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मरुस्थलीय क्षेत्र भी है। और फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बढ़ जाती थी, बिखर जाती थी, और कई इन धाराओं में बाढ़ भी आ जाती थी, जिसके चलते जो पुराने ज़माने में सिंचाई के लिए नहरें काम देती थीं, तो नहर भी बड़े स्तर पर वहाँ पर बनाया गया था। और यही नहीं, आवश्यकता पड़ने पर जो गेहूँ है, जौ है, मटर है, मसूर की खेती के लिए भी सिंचाई की जाती थी। रोम साम्राज्य जो था यहाँ पर सहित सभी पुरानी व्यवस्थाओं और दक्षिणी मेसोपोटामिया की खेती सबसे ज़्यादा उपज देने वाली हुआ करती थी, क्योंकि द्वाब क्षेत्र था। द्वाब क्षेत्र मतलब दो नदियों के बीच के जो क्षेत्र होते हैं, उपजाऊ भूमि होती है, उसे द्वाब क्षेत्र कहा जाता है। और यहाँ पर बड़े स्तर पर लोग फसल का उत्पादन करते थे और अपने खाद्यान्न सामग्री बड़े स्तर पर इकट्ठा कर लिया करते थे। जो भेड़ बकरियाँ थीं, स्टेपी जो घास के मैदान थे, वहाँ पर पूर्वोत्तर मैदानों में पहाड़ी के ढालों पर पाली जाती थीं, और भारी मात्रा में मांस प्राप्त होता था, दूध प्राप्त होता था, ऊन प्राप्त होता था, और इन सब वस्तुओं का वे लोग निर्यात भी करते थे, बेचा भी करते थे। और इसके अलावा नदियों में मछलियों की भी कोई कमी नहीं थी। गर्मियों में खजूर के पेड़ खूब फल देते थे। और लेकिन हमें यह सोचने की गलती नहीं करनी चाहिए कि शहरों का विकास केवल ग्रामीण समृद्धि के बल पर ही हुआ था, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इस विकास के अन्य कारकों के विषय में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे और देखेंगे कि यहाँ का जो शहरी जीवन था, पहले हमें शहरी जीवन के बारे में स्पष्ट जानकारी लेनी चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पर शहरी जीवन का डेवलपमेंट हुआ था, विकास हुआ था साथियों। तो हम सब चर्चा करेंगे शहरी जीवन के यहाँ के जो महत्व के बारे में, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कि शहरी महत्व यहाँ का किस तरीके से था, शहरीकरण इस क्षेत्र का कैसे हुआ, लोगों के रहन सहन में कैसे परिवर्तन आए, लोगों की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और जनसंख्या में किस तरीके से परिवर्तन आया, और वहाँ का राजनीतिक परिदृश्य क्या था। इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे अगले क्लास में। नमस्कार।